पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1852, 1856, 1858 और 1860। तो भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी 1858 में। जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद ये अधिनियम पारित हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार के हाथ में भारत की शासन, भारत की भागदौड़, या फिर ब्रिटिश क्राउन कह लीजिए या फिर ब्रिटिश सरकार कह लीजिए, उनके हाथ में चला गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? बताइए। पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था, पहली बार तिरंगा लहराया गया था, या इनमें से कोई नहीं? यहां पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था 1896 के अधिवेशन में। याद रखिएगा, कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, याद रखिएगा, और यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। वंदे मातरम पहले भारत का राष्ट्रीय गान था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? बताइए। लॉर्ड विलियम वेटिंग, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, या फिर लॉर्ड एलनबरो? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सर चार्ल्स मेटकॉफ। याद रखिएगा, सर चार्ल्स मेटकॉफ को 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, सर चार्ल्स मेटकॉफ को। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है आपके डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, या फिर पुर्तगाली। कारताज व्यवस्था यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों के द्वारा। कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापारिक लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। तो नेवी सर्ट अंग्रेजों से संबंधित है और कारताज व्यवस्था पुर्तगालियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। तो यहां पर एक कथन सही नहीं है, बाकी 3 कथन सही हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। तो पहले हम सही वाले पढ़ लेते हैं। तो वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वे कलकत्ता की रिपन कॉलेज के भी संस्थापक थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखो, ये तीनों पॉइंट अलग से आपको क्वेश्चन बन के एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए, उपरोक्त दिए गए कथनों में से चौथा गलत है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्राह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी। रविनाथ शास्त्री और शिव चंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने, इन सब ने मिलकर की थी साधारण ब्राह्मो समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपसे पूछा गया स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में लौटा दी थी? बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मृत्युदंड, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान लौटा दी थी। आपको बताने रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने यह उपाधि दी थी नाइटहुड की, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? ऑप्शन से कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916, या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो मुस्लिमों के लिए अलग से मतदाता दल, इसमें जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था। आपको बता दें 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस को 2 धड़ों, गरम दल और नरम दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन के कांग्रेस अध्यक्ष थे। लखनऊ अधिवेशन 1916 की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। भारत में पहली यूरोपियन बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? कोच्चि, चिंसुरा, सूरत, या चेन्नई? तो सबसे पहली इस यूरोपीय बस्ती स्थापित हुई थी कोच्चि में। आपको बता दूं केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है कोच्चि फोर्ट। भारत में पहली बार यूरोपीय बस्ती वहीं पर बसाई गई थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, या फिर अहमदनगर? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोलकुंडा। तो आपको बता दें कि 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पैगोडा प्रतिवर्ष लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है?
सलबाई की संधि, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध या फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो सलबाई की संधि आपकी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सलसेत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। यह संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? मीर कासिम, सादत अली खान द्वितीय, अली वर्दी खान या फिर सिराजुद्दौला। तो बक्सर की लड़ाई हुई थी आपकी मीर कासिम के साथ। तो बक्सर की लड़ाई के बारे में आपको बता दें, 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है वुड्स डिस्पैच, सैडलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 या फिर रेल आयोग। तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है शिक्षा का वुड्स डिस्पैच को। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रक बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी शामिल होनी चाहिए। इसे जो है वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। चलिए अगला देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायस राय द्वारा पारित किया गया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हार्डिंग। तो वर्नाकुलर अधिनियम और शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है पारित किया गया। बता दें कि लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876 से 78 के अकाल को सही ढंग से न संभालने के कारण उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हार्डिंग। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो। आपको बता दें कि लॉर्ड वायसराय भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत में शिक्षा सुधार के लिए, उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हंटर आयोग था भारत में शिक्षा सुधार के लिए। याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया है? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डफरिन। तो भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम ये पारित किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बताते चलें, जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, नारायण राव बाजीराव या फिर संभाजी। तो मराठा मैकियावेली कहा जाता है नाना फडणवीस को। आपको बता दें कि पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा इन्हें मराठा मैकियावेली सुप्रसिद्ध इतावली कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम दिया गया। ब्रिटिश शासन की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, श्रीरंगपट्टम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो श्रीरंगपट्टम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। आपको बताते चले कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम के प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन एक असत्य है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सत्य जो है असत्य कौन सा है, उसके बाद बाकी सब याद कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए असत्य है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा कि यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच में हुआ था, ये गलत है। अब सुनिए, बी सी डी ये बिल्कुल सत्य है पूना समझौते के बारे में। इसके तहत वंचित वर्ग के संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया।
प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई और इसके द्वारा सिविल सेवा में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए। और पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। हालांकि महात्मा गांधी के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, महात्मा गांधी के अनुयायियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे पूना समझौते में, याद रखिएगा ये पॉइंट। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व इनमें से किसने किया? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आचार्य विनोबा भावे या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो महाद सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। आपको बताते चलें, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था, इसलिए इसका नाम महाद सत्याग्रह पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? 1663, 1668, 1670 या फिर 1689। तो बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 में जीता था ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बना लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, आचार्य विनोबा भावे ने, ज्योतिबा फुले ने या फिर दादू दयाल ने। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखने का श्रेय जाता है ज्योतिबा फुले जी को। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? 1910, 1915, 1920 या 1925। तो नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में दी गई। इसके बारे में आपको थोड़ी चीज बता देते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि दी और 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर उन्होंने ये नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जेपी कृपलानी, सरोजिनी नायडू या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता के समय यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी, जेबी कृपलानी जी। आपको बता दें, जीवंत राम भगवान दास कृपलानी जी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी प्रख्यात है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? ऑप्शन है 1902, 1861, 1906 या 1910। तो भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था ऑप्शन नंबर सी 1906 में अंग्रेजों के समय ही बना दिया गया था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। वर्ष 1906 में इसे स्थायी संस्था बना दिया गया, घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? 1941, 1942, 1943 या फिर 1945। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार को समर्थन धुरी राष्ट्र जापान, नाजी, जर्मनी, इटली और उनके सहयोगी ने दिया था। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री बनाया गया था, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जो है बनाया गया था, और रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर होम रूल आंदोलन। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको बताते चलें कि महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की। यह यात्रा 6 अप्रैल को 1930 को डांडी नामक स्थान पर हुई। गांधी जी ने डांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण या फिर अच्युत पटवर्धन। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राम मनोहर लोहिया जी ने। राम मनोहर लोहिया जी का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे अंग्रेज सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर या फिर निजामुद्दीन अली खान। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका मीर जाफर को। आपको बताते चलें कि बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई थी। इस लड़ाई के बाद मीर जाफर बंगाल के नवाब बन गए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की? अश्विनी कुमार दत्ता, बाघ जतिन, भावभूषण मित्रा या फिर नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। तो स्वदेश बंधव की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की। इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो स्वदेश बंधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की है। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड एलन बनो। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग।
आपको बता दें कि लॉर्ड कैनिंग 18 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे और इसी के दौरान 1857 की क्रांति हुई और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की भागदौड़ ब्रिटिश क्राउन के पास ट्रांसफर हो गई, हस्तांतरित हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज हा माझा जन्म सिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिला विनाच, मतलब मराठी में ही है, इसका मतलब है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर यह घोषणा की थी? पुणे जेल, यरोदा जेल, कोर्ट में या फिर मांडले जेल? तो ये इन्होंने बोला था कोर्ट में, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, ये उन्होंने मराठी में बोला था जिसका हिंदी रूपांतरण है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में 7 वर्ष की सजा दी गई थी। इसके बाद तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडले जेल भी भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? कानपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, भागलपुर षड्यंत्र या फिर अलीपुर बम केस? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका लाहौर षड्यंत्र। आपको बता दें कि लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्होंने जेपी सैंडर्स को गोली मारी जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? भारत, सिंगापुर, जापान या जर्मनी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग और इंडियन नेशनल आर्मी मतलब आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह या फिर गुरु हरिराय? तो गुरुमुखी लिपि के लिए जाने जाते हैं गुरु अंगद। आपको बता दें कि गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे और गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का भी विकास किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? इंडियन ओपिनियन, जुगांतर, गदर या फिर महारत्ता? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका जुगांतर। जुगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था। इसकी स्थापना 1906 में बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1986 के तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या उड़ीसा? तो 1946 के तेभेगा आंदोलन ये संबंधित है पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें कि तेभेगा आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों ने बंगाल में 1946 में जोतदारों के विरुद्ध की थी। यह आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध में था। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित है। आपको बता दें कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में चेन्नई में है और मैके कायर लेब्बाई स्ट्रीट में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? कलकत्ता, लाहौर, दिल्ली या कराची? तो कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित किया। आपको बता दें कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के 1 महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा भी जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मुस्लिम लीग की स्थापना, पाकिस्तान प्रस्ताव, जिन्ना गांधी वार्ता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एहसान मंजिल जो है आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी एहसान मंजिल के जरिए, जो कि ढाका में है। आपको बता दें कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खां द्वारा की गई थी। लियाकत अली खां और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की। अगला क्वेश्चन देखिए, पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? तो पी मित्रा का नाम जुड़ा हुआ है आपका अनुशीलन समिति। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रथम नाथ मित्रा ने की थी। इस समिति के साथ ही औरोबिंदो, देशबंधु, चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ टैगोर, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बाघा जतिन, भूपेंद्र नाथ दत्ता और बारिंद्र घोष जैसे लोग जुड़ गए थे इससे, अनुशीलन समिति से। अगला क्वेश्चन देखिए, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो, मधुसूदन दत्ता, मदन मोहन कालांकर या फिर सुरेंद्रनाथ टैगोर? तो एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। आपको बता दें कि हेनरी विवियन डेरोजियो ने शिक्षाविद थे एक और लेखक थे। वे हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक मुख्याध्यापक भी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर या फिर
शुजाउद्दौला। तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब माना जाता है सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। उन जो है 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? बड़ौदा, अर्काट, कुर्ग या फिर हैदराबाद। तो स्वतंत्रता के पहले बड़ौदा में आपका प्राथमिक शिक्षा को 1906 में अनिवार्य बना दिया गया था। इस 7 से 12 वर्षों के लिए बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है बताइए? तो 1896 का कांग्रेस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन मैं शायद करा भी चुका हूं। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के मूल रूप में संस्कृत में की थी। वंदे मातरम उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, ये भी मैं बता चुका हूं। यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? जनगण मन, भारत भाग्य, भारत भाग्य विधाता या भारत विधाता। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा भारत विधाता। भारत का राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने मूल रूप में बंगाली में की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी गई। इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। और भारत विधाता इसकी टैगलाइन है। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911 कलकत्ता, 1912 लखनऊ, 1913 दिल्ली या फिर 1914 बॉम्बे। तो सही आंसर है 1911 कलकत्ता। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी की लड़ाई का स्थान, प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ या झारखंड। तो सही आंसर हो जाएगा कि प्लासी की लड़ाई का जो स्थान है प्लासी, वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। हार क्यों हुई थी आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस राज्य में स्थित है? पटना, कलकत्ता, लखनऊ या फिर चेन्नई। तो विद्यासागर सेतु ऑप्शन नंबर बी, यहां पर कलकत्ता सही आंसर हो जाएगा। कलकत्ता में स्थित है। आपको बता दूं, विद्यासागर सेतु का दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है, दूसरा नाम। इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इसमें मैं आपको बता दूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान भी थे। भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक मानी जाती है। साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलिंगटन या फिर लॉर्ड लिनलिथगो। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड इरविन के समय आया था। आपको बता दूं, लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था और 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर चेम्सफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। इस आयोग का उद्देश्य था 1919 के सुधारों का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? लखनऊ अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1933, लाहौर अधिवेशन 1940 या फिर कराची अधिवेशन 1943। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कराची अधिवेशन में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में ढाका में हुई थी और मोहम्मद अली जिन्ना इस संगठन के प्रमुख नेता थे। शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश्य था मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग स्टार्ट कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था? कराची, हैदराबाद, लाहौर या फिर लखनऊ। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। मुस्लिम लीग भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी। पाकिस्तान का नामकरण चौधरी रहमत अली ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? कलकत्ता, सूरत, राजकोट या फिर साबरमती। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजकोट। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरोध में हरित पत्रिका राजकोट में जारी किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? 1910, 12, 15 या 18। राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। यह 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था। मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से ही हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दांडी यात्रा का जिक्र हुआ है तो चलिए ठीक है, इसमें तो दिया ही हुआ है, मार्च 1930। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे
स्मारक कौन सा है? गुलबर्गा, बेलगाम, गदग या फिर हम्पी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हम्पी। आपको बता दें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने और उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। हरिहर और बुक्का आपने नाम सुना होगा। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों संगम, सालुव, तुलुव और अरविंदु ने 1336 से लेकर 1672 तक शासन किया। वर्तमान में इस साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक के हम्पी में है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चौरी की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खेड़ा आंदोलन? तो चौरा चौरी हत्या के बाद ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन को बंद किया गया। आपको बता दें 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी को आग लगा दी गई। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? ऑप्शन है आपके स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, श्री औरबिंदो या फिर स्वामी प्रभुपाद? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण। ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण परमहंस। आध्यात्मिक गुरु व योगी रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भी थे। उनके नाम पर स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की है? अमरावती, बेलगाम, नागपुर या फिर कराची? तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता कांग्रेस के अधिवेशन में बेलगाम अधिवेशन था। महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे केवल एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, हेनरी मिडलटन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जहांगीर बोलता था विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक समुद्री जहाज से भारत की यात्रा पर 1607 में रवाना हुआ था। वह अगस्त 1608 को सूरत में पहुंचा था। अगला क्वेश्चन देखिए। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो की कार्यकाल में निम्नलिखित किस अधिनियम के द्वारा दासता को गैर कानूनी घोषित किया गया? अधिनियम 4, 5, 3 या फिर 8? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अधिनियम 5। आपको बता दें गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल के दौरान 1843 में अधिनियम 5 को पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा दासता को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन। 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया? अमिताभ घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, सुमित गांगुली या फिर मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ घोष ने? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ घोष ने। इंडियन मिरर समाचार पत्र याद रखिएगा। मिरर में क्या होता है, आप दो दिखते हैं, तो इसको 2 लोगों ने इसकी स्थापना की। मिरर में आप 2 दिखते हैं ना, एक आप स्वयं वास्तविक और एक काल्पनिक। ऐसे ही इनको 2 लोगों ने मिरर से याद रखना स्थापना की थी। 1861 में जो है स्थापना हुई थी। मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में की थी इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 9 अगस्त 1960, 6 अगस्त 1952, 15 सितंबर 1958 या फिर 29 अगस्त 1960? तो राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 में गठित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद की। अगला क्वेश्चन देखिए। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? द्वारका नाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, प्रसन्ना कुमार टैगोर या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी। 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना आपको बता चुका हूं मैं, 6 अगस्त 1952 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको पता होगा कि आनंद मठ उपन्यास की रचना चटर्जी ने 1852 में की थी और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। यह उपन्यास 1700 के दौरान सन्यासी विद्रोह पर आधारित था और आपको बता दूं वंदे मातरम पहले हमारा राष्ट्रीय गान भी रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? 5 मार्च 1931, 6 मार्च 1931, 7 मार्च 1931 या 8 मार्च 1931? गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के हस्ताक्षर हुए। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? 19 मार्च 1931, 23 अप्रैल 1931, 23 मार्च या फिर 14 मार्च? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को 23 वर्ष की उम्र में मृत्युदंड दिया गया था। जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में उन्हें सजा दी गई थी और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए।
कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय या डॉक्टर M.A. अंसारी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 1960 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? फ्रैंक बेसेंट, हेनेला ब्लावाट्स्की, चार्ल्स नोल्टन या फिर एनी बेसेंट? तो होम रूल आंदोलन संबंधित है आपका एनी बेसेंट से। आपको बता दें 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी एनी बेसेंट द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए थे? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या फिर कोई नहीं? चंपारण जब भी आए तो याद रखिएगा चंपारण राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, महात्मा गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। उनके साथ ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा और JB कृपणाली भी थे। इनमें से जिसका भी नाम आए एग्जाम में टिक कर दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया था अध्यक्षता? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय या फिर पंडित मोतीलाल नेहरू? लाहौर अधिवेशन राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1928 में पहली बार भारत के लिए संविधान का मसौदा मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस, अंबिका चरण मजुमदार, भूपेंद्र नाथ बोस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? 1916 और लखनऊ अधिवेशन, जब भी ये वर्ड आए तो याद रखिएगा अंबिका चरण मजुमदार। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। इस अधिवेशन में जो कांग्रेस के दो दल थे, गरम दल और नरम दल, इन दोनों को एक ही मंच पर लाया गया था। इसके साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता भी हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या एस सत्यमूर्ति? तो 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुना गए थे विनोबा भावे जी। अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का सुझाव दिया। इसके लिए गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना और जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही चुना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग, क्रिश्चियन लीग, सिख लीग या फिर हिंदू लीग? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। इसका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके यह सिद्ध करना कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया था? गणेश दामोदर दास सावरकर, नाना पाटिल, लोकमान्य तिलक या विनोबा भावे? तो 1893 में ऑप्शन नंबर सी लोकमान्य तिलक जी ने बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनको पूरा बोलते हैं, ने वर्ष 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की। धीरे धीरे महाराष्ट्र का यह त्योहार पूरे देश में मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? सर एशले ईडन, अलेक्जेंडर जॉन आरबुटनोत या फिर लॉर्ड लिटन या लॉर्ड स्टेनली? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब भी आए तो लॉर्ड लिटन का नाम याद रखिएगा। भारत में देशी प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया। इस अधिवेशन के द्वारा राष्ट्रवादी अखबार सोम प्रकाश पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय या फिर रास बिहारी बोस? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस जी। तो रास बिहारी बोस ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हुआ था और इन दोनों को साथ में किस अधिवेशन में लाया गया? मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था कि गरम दल और नरम दल को एक साथ लाया गया। कमेंट करके बताइए किस अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखिए, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? सुबोध बनर्जी, BP वाडिया, लाला लाजपत राय या फिर भारत भूषण पांडे? तो मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की थी BP वाडिया जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत था लेबर यूनियन था। इसकी स्थापना BP वाडिया जी ने वी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था बताइए? हिंदू मजदूर सभा, भारतीय मजदूर संघ, मद्रास लेबर यूनियन या फिर यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस? तो अभी आपको मैंने यहां पर बताया सही आंसर हो जाएगा आपका मद्रास लेबर यूनियन और वही है 1918 में सबसे पहला पंजीकृत मजदूर यूनियन था। BP वाडिया जी ने और कल्याण सुंदरम जी ने शुरू किया था। और ये रहा आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपके सामने ऑप्शन है CP रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना,
बी एन शर्मा या फिर शंकरन नायर? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि आपको नहीं पता तो लिख दीजिए सर लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, मैं आपके कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।